नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है दर्पण सिविल सर्विस में। तो आज हम अपने टेस्ट सीरीज़ की अगली कड़ी जो कि यूनिट 7 से है उसका डिस्कस स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 में टोटल 10 टॉपिक हैं जिसको हम 5 दिन में कवर करेंगे, दो दो टॉपिक करके। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से। इससे हम 25 क्वेश्चन लिए हैं, इसका डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं आज के डिस्कस पे। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता का मापन किससे किया जाता है ना। रेडियो एक्टिवता का मापन जो किया जाता है वह जीएम काउंटर से किया जाता है। किससे किया जाता है? जीएम काउंटर से किया जाता है। इसकी डिटेल देखें तो क्या है इसकी डिटेल? जीएम काउंटर का जो पूरा नाम है गीगर मूलर काउंटर है। क्या है इसका पूरा नाम? गीगर मूलर काउंटर। एग्जाम में पूछ लिया जाता है डायरेक्टली इसका फुल नाम। तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। किसको मापने का कार्य करता है? आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। और इसके द्वारा वह कण, बीटा कण, अल्फा कण व गामा तरंगों का संसूचन करते हुए किसी पदार्थ की रेडियो धार्मिकता या फिर रेडियो एक्टिवता को मापा जाता है। तो रेडियो एक्टिवता को मापने का जो वो है क्या है? जीएम काउंटर से मापा जाता है ना। तो हमारा सही ऑप्शन है ए ऑप्शन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चर्चित पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक किसके द्वारा लिखी गई? तो एक पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजिक जो लेमार्क के द्वारा लिखी गई है ना। इसकी डिटेल्स देखते हैं हम। लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में जैव विकास का सिद्धांत दिया था। जो जैव विकास का सिद्धांत हम पढ़ते हैं, जैविक विकास का सिद्धांत, लेमार्कवाद भी कहा जाता है जिसे, है ना, वह दिया था लेमार्क ने अपनी पुस्तक फिलोसॉफी जूलॉजिक में, जो आई थी 1809 में आई थी। कब आई थी? 1809 में आई थी। लेमार्क ने जैविक विकास के सिद्धांत में 3 तथ्यों पर बल दिया। वह कौन कौन से हैं? वातावरण का प्रभाव, अंगों के उपयोग व अनुपयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। इन्होंने 3 सिद्धांतों पर, 3 तथ्यों पर बल दिया था। किसने? लेमार्क ने। तो हमारा सही आंसर हो जाता है लेमार्क की चर्चित पुस्तक है फिलोसॉफी जूलॉजिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। डार्विन के सिद्धांत में विभिन्न मतों की परिकल्पना की गई है, असत्य कथन बताइए। डार्विन के सिद्धांत में विभिन्न मतों की परिकल्पना की गई है, असत्य कथन बताइए, है ना। तो असत्य कथन यहाँ पे कोई भी नहीं है। जीवित जीवों के बीच संघर्ष, यह कथन भी सही है। जीवित और जीवों के बीच संघर्ष होता है। अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतान की उत्पत्ति की जाती है और योग्यतम की उत्तरजीविता। यह तीनों ही मत डार्विन के सिद्धांत में दी गई परिकल्पनाएं हैं, जिसके माध्यम से डार्विन कहना चाहते हैं कि अगर किसी जीव को जीवित रहना है तो यह तीनों ही चीज़ें उसके लिए ज़रूरी हो जाती है ना। इसकी व्याख्या देखते हैं कि अंग्रेज वैज्ञानिक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, इनका पूरा नाम है, जैव विकास के सिद्धांत को उनकी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में व्यक्त किया है, जिसे डार्विनवाद के नाम से भी जाना जाता है। इनके सिद्धांत को डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। डार्विन के सिद्धांत को निम्न मतों द्वारा समझा जा सकता है। एक तो जीवितों के बीच संघर्ष, अधिक मात्रा में जीवों द्वारा संतानोत्पत्ति और योग्यतम की उत्तरजीविता। जो योग्य रहेगा वह जीवित रहेगा, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना मत दिया था। 3 प्रकार के मत दिए थे। तो हमारा सही आंसर उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं यहाँ पे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन से अधिक होती है। यह एकदम सत्य है ना, सत्य कथन है यह कथन। दूसरा कथन है, लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं, जिनके एक समान ना होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। यह दोनों ही कथन जो है यहाँ पे सत्य हो जाते हैं। हमारे दोनों ही कथन कैसे हैं? सत्य हैं, है ना। डिटेल्स में देखें तो वही बात कही गई है कि दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से विविधता अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में अधिक होती है ना। जनन के समय उत्पन्न विभिन्न विभिन्नताएं जो है वंशानुगत हो सकती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण जीव की उत्तरजीविका में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। और दूसरा कथन कहता है कि लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं और इन प्रतिरूपों के समान ना होने की स्थिति में जो अभिलक्षण व्यक्त होता है उसे प्रभावी लक्षण और दूसरे को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ठीक है।
तो यहाँ पे दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक के वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। एकदम सही बात है। डार्विन के प्रयोग में से एक पीढ़ी पर दूसरी पीढ़ियों में लक्षणों की वंशानुगति की कार्य की विधि की जानकारी मिलती है, यह कथन गलत है यहाँ पे। और मेंडल का सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है, यह कथन भी यहाँ पे गलत है। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत है ना। तो यहाँ पे हमारा केवल एक ही कथन सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या है कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन का सिद्धांत बताता है कि प्रकृति पर या पृथ्वी पर सरल जीवों से जटिल स्वरूप वाले जीवों का विकास किस प्रकार हुआ, जबकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों की वंशानुगति के कार्य की विधि की जानकारी मेंडल के प्रयोगों से मिलती है। तो यहाँ पे कथन हमारा केवल एक सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आधुनिक मानव का उद्भव निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? जो आधुनिक मानव है होमोसेपियंस, इनका उद्भव जो है दक्षिण अफ्रीका से माना जाता है। कहाँ से माना जाता है? अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका बोल दिया मैंने, अफ्रीका महाद्वीप से माना जाता है। अफ्रीका में एक ही कंट्री का नाम बार बार आता है, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप से इनका माना जाता है, जो धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए थे। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी व्हेल नहीं है ना। कौन सा जंतु जो है स्तनपायी नहीं है ना, स्तनधारी नहीं है? तो सील, यह भी स्तनधारी है। व्हेल, यह भी है। मगरमच्छ भी है। जबकि डॉल्फिन जो है यह सर्पीसृप वर्ग में आता है ना। सरीसृप वर्ग में इसकी गिनती होती है, ना कि स्तनपायी वर्ग में होती है। तो यहाँ पे डॉल्फिन हमारा सही आंसर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है। एकदम सही बात है। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। दोनों ही कथन यहाँ पे हमारे सही हो जाते हैं, है ना। यूकेरियोटिक कोशिका में जो है झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है, और अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए केंद्रक के गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में असत्य है ना। एडेनिन, यूरेसिल, थायमिन और साइटोसिन, यहाँ पे हमें असत्य बताना है। तो ये है क्या? सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो ये जेनेटिक जो कोड होता है ना, जेनेटिक कोड में 4 न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड बेस होते हैं, जो कि होते हैं एडेनिन होते हैं, यूरेसिल होते हैं, है ना, ग्वानिन होते हैं। थायमिन की जगह क्या होता है? ग्वानिन होता है, ना कि थायमिन होता है, और साइटोसिन होता है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? असत्य जो है थायमिन होता है। इसकी डिटेल्स देखते हैं कि फ्रांसिस क्रिक ने वर्ष 1961 में सर्वप्रथम कोडॉन की खोज की। फिर कुछ वर्ष बाद मार्शल निरेनबर्ग के नेतृत्व में जो है जेनेटिक कोड की खोज की गई। और जब जेनेटिक कोड की खोज की गई तो उसमें 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पाए गए, है ना। उसमें चारों कौन कौन से? एक एडेनिन है, यूरेसिन है, ग्वानिन है और साइटोसिन है। तो इस प्रकार से 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पाए जाते हैं। थायमिन यहाँ पे हमारा गलत आंसर हो जाता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 2 क्रमिक सूत्री विभाजन के बीच प्रावस्था को कोशिका विभाजन की अंतरावस्था कहते हैं। एकदम सही बात है ये, है ना। कोशिका की वह अवस्था जिसमें कोशिका विभाजन होता है उसे सूत्री विभाजन भी कहते हैं। यह बात भी सही है। सूत्री विभाजन का आरंभ केंद्रक के विभाजन से होता है। केंद्रक के विभाजन से सूत्री विभाजन का। यहाँ पे कोई भी कथन जो है असत्य नहीं है, सभी कथन जो है सत्य हैं, है ना। यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं। इसकी डिटेल देखते हैं। उपरोक्त तीनों ही कथन यहाँ पे सत्य हैं। कोशिका चक्र की 2 मूल प्रवस्थाएं होती है, एक तो अंतरावस्था और दूसरी होती है एम अवस्था या फिर सूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या फिर समसूत्री विभाजन होता है, तथा अंतरावस्था में 2 क्रमिक तथा प्रवस्थाओं के बीच की प्रवस्था को व्यक्त करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मनुष्य की कोशिका की औसतन अवधि 24 घंटे की कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। जो 24 घंटे का चक्र होता है उसमें कोशिका का विभाजन जो होता है मात्र 1 घंटे में हो जाता है, जिसमें कोशिका चक्र की कुल अवधि की 95% से अधिक की अवधि अंतरावस्था में व्यतीत हो जाती है ना। तो 95% से जो अधिक की अवधि होती है वो अंतरावस्था में व्यतीत
हो जाती है ना। सूत्री विभाजन प्रवस्था का आरंभ जो है केंद्रक के विभाजन से होता है तथा इसका अंत कोशिका द्रव्य के विभाजन से होता है। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, इसके बाद अंत जो है कोशिका द्रव्य के विभाजन से इसका होता है। तो यहाँ पे हमारे सभी कथन सत्य होते हैं। अगला चलते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों में कौन सा नियम शामिल नहीं है। तो यहाँ पे मेंडल ने अपने नियम दिए थे, आनुवंशिकता संबंधी नियम दिए थे, जिसमें 3 प्रमुख नियम थे। एक तो प्रभाविकता का नियम था, दूसरा था पृथक्करण का नियम और तीसरा था स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी नियम जो है मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियम में शामिल होते हैं। जो पृथक्करण का नियम है इसको युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। यहाँ पे उपरोक्त सभी कथन हमारे सही होते हैं। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आर्टेमिस के अनुसार यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से खाली स्थान है तो वस्तु डूबेगी। क्या है? अगर आर्टेमिस का सिद्धांत बोलता है कि अगर जब कोई वस्तु, ठोस वस्तु किसी द्रव्य में डुबाई जाती है तो उस पर एक बल लगता है ना, तो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के समान होता है। जो बल लगता है वह बल किसके समान होता है? जितना भार जो है उस वस्तु का है उसके समान होता है, तो इस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। मतलब क्या होगा यहाँ पे हमारा आंसर जो आ जाएगा समान होता है। इसी सिद्धांत को आर्टेमिस का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? कोई एक वस्तु जो है स्वतंत्र रूप से नीचे गिर रही है तो वह किसका उदाहरण है? तो वह एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। किसका है? एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। इसकी डिटेल देखते हैं। यदि एक वस्तु सरल रेखा में चलती है और उसका वेग समान समयांतराल में समान रूप से घटता या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति जो है एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यहाँ पे एक समान त्वरित गति सही आंसर होगा हमारा। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा, उपयुक्त में से किन घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से की जा सकती है? गुरुत्वाकर्षण के नियम से किन की घटना के हम उदाहरण दे सकते हैं, इनकी व्याख्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे उपरोक्त सभी 1, 2, 3, 4 सभी की व्याख्या हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से कर सकते हैं ना। उपरोक्त चारों ही घटनाएं के पीछे जो है गुरुत्वाकर्षण बल है। इन चारों ही घटनाओं की व्याख्या गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के द्वारा की जा सकती है। यहाँ पे हमारे चारों ही ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण के नियम की व्याख्या करते हैं। अगला चलते हैं। मीथेन निम्नलिखित में से किन गैसों में होती है? बायोगैस, एलपीजी, सीएनजी, भाप और अंगार। जो मीथेन पाई जाती है वह बायोगैस और सीएनजी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? बायोगैस और सीएनजी में पाई जाती है। इसकी व्याख्या देखते हैं। एलपीजी का मुख्यतः ब्यूटेन में होती है। भाप अंगार एक संश्लेषण गैस है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन होती है ना। बायोगैस व सीएनजी में मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पे हमारा 1 और 3 आंसर सही हो जाता है ना। 1 और 3 आंसर हमारा सही हो जाता है, बायोगैस और सीएनजी। एलपीजी में ब्यूटेन और इसमें क्या रहती? कार्बन मोनोऑक्साइड होती है और हाइड्रोजन। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता? न्यूक्लिक अम्ल किसमें नहीं पाया जाता? तो न्यूक्लिक अम्ल जीव द्रव्य कला में नहीं पाया जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। जीव द्रव्य कला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी संरचना होती है। इस बाइलेयर में प्रोटीन पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं ना। डीऑक्सीराइबो या राइबो न्यूक्लिक अम्ल, किसी भी प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या हो जाता है? जीव द्रव्य कला। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः आरंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर का नाम क्या है? तो सबसे पुराने जो शोध रिएक्टर का नाम जो हाल ही में चालू हुआ है अप्सरा है। क्या है? अप्सरा। इसकी डिटेल देखते हैं हम कि इसकी डिटेल क्या है। अप्सरा भारत के
शोध रिएक्टर में सबसे पुराना है। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा यूनाइटेड किंगडम की सहायता से तैयार किया गया था। कभी क्वेश्चन आ जाएगा कि किसकी सहायता से तैयार किया गया था, तो यूनाइटेड किंगडम की सहायता से तैयार किया गया था। अप्सरा का पहली बार परिचालित जो कब कराया गया था, 4 अगस्त 1956 को। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, जिसके साथ ही उस समय एशिया का पहला शोध रिएक्टर, एक और क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि एशिया का सबसे पहला शोध रिएक्टर कौन है, अप्सरा है। वर्ष 2009 में रिएक्टर को बंद कर सेवा मुक्त कर दिया गया था और हाल ही में इसको अपग्रेड कर पुनः चालू कर दिया गया है। तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन हमारे बहुत सारे फैक्ट कवर हो जाते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन हमारे तैयार हो जाते हैं, है ना। अगला, डीआरडीओ का मुख्यालय अवस्थित है। तो डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली पे है। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। अगला, उन स्थान का नाम बताएं जहाँ से चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया। यहाँ पे मिस प्रिंट है थोड़ा, चंद्रभान लिख दिए हैं। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किया गया था, है ना। यहाँ व्याख्या में क्या है इसकी, चंद्रयान 1 को PSLV, है ना, PSLV C11 रॉकेट के जरिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन सुमेलित कीजिए। सत्य कथन बताना है कि पृथ्वी 1 यह जल सेना का संस्करण है, एकदम सही बात है। पृथ्वी 2 यह नौसेना का संस्करण है, जी नहीं। पृथ्वी 2 जो है ये वायुसेना का संस्करण है, और जबकि पृथ्वी 3 जो है ये है नौसेना का संस्करण। यहाँ पे क्वेश्चन को क्या है, उलट दिया गया है। तो हमारा सत्य कथन कौन सा हो जाता है, केवल एक, पृथ्वी 1 या जल सेना का संस्करण है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या में हमें क्या जानकारी मिलती है, व्याख्या, सतह से सतह पर मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका जो प्रथम परीक्षण 25 फरवरी 1988 को चांदीपुर में किया गया था। जो पृथ्वी मिसाइल है या सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है ना, इसका पहला परीक्षण कहाँ किया गया था, चांदीपुर में। कब किया गया था, 25 फरवरी 1988 को किया गया था। इसके 3 संस्करण हैं, कौन कौन से, पृथ्वी 1 यह थल सेना का संस्करण है, इसकी मारक क्षमता 150 किलोमीटर की है। पृथ्वी 2 वायुसेना का संस्करण है, इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है। पृथ्वी 3 यह नौसेना का संस्करण है, इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। तो इधर पृथ्वी की जो है पूरी डिटेल दी गई है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन बताना है कि व्योम मित्र इसरो द्वारा मानव युक्त गगनयान मिशन हेतु एक अर्ध मानवीय रोबोट व्योमित्र को लॉन्च किया है। एकदम यहाँ पे सही बात है। भुवन जो है इसरो द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर है, जिसे देश के किसी भी क्षेत्र को 3D रूप से इंटरनेट पर देखा जा सकता है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु भाषाएं उपलब्ध है। कितनी, 4 भाषाएं उपलब्ध हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, तमिल है और तेलुगु भाषाएं हैं। सत्यभामा सेट यह चेन्नई में छोड़ा गया इसरो का उपग्रह है। इसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसों पर डेटा का संग्रहण करना है। तो यहाँ पे जितने ही कथन दिए हैं, चाहे वो व्योमित्र को लेकर हो, भुवन या सत्यभामा को सेट को लेकर हो, सभी कथन हमारे सही होते हैं। ठीक है, अगला चलते हैं। GSLV में कितने चरण होते हैं, है ना, GSLV में कितने चरण होते हैं। तो GSLV जो है रॉकेट में जो रहते हैं, 3 चरण वाला रॉकेट है। GSLV रॉकेट कितने चरण वाला है, 3 चरण वाला रॉकेट है। इसमें पहले चरण में जो है ठोस प्ररोधक का उपयोग किया जाता है, दूसरे में द्रव का, और तीसरे में जो है क्रियोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इसमें 3 चरण पाए जाते हैं। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। GPS तकनीक का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। मोबाइल फ़ोन प्रचालन में, बैंकिंग के प्रचालन में, पावर ग्रिडों का नियंत्रण में। तो यहाँ उपरोक्त सभी में जो है GPS तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। इसकी डिटेल्स देखते हैं कि वर्तमान समय में GPS तकनीक का प्रयोग प्रश्न में दिए गए तीनों ही क्षेत्र में किया जा रहा है। मोबाइल फ़ोन संचालकों के अंतर्गत दूर संचार सेवाओं के लिए इस प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। वहीं पावर ग्रिड प्रबंधन और बैंकिंग तंत्र में भी इसका उपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है। GPS के माध्यम से पावर सप्लाई के क्षेत्र में निरीक्षण और रूटीन वर्क को बेहतर और सटीक तरीके से पूरा किया जा सकता है, जबकि बैंकिंग तंत्र में इसका उपयोग वित्तीय लेन देन को टाइम स्टैपिंग, वित्तीय तंत्र से जुड़े कंप्यूटरों को सिंक्रोनाइजेशन जैसे कार्यों में किया जा रहा। तो तीनों ही क्षेत्र में जो है
जीपीएस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। अगला चलते हैं, गगनयान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक परियोजना है गगनयान, उसके संबंध, यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। यह बात एकदम सही है कि भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान परियोजना। अगला है, इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों को निम्न पृथ्वी कक्षा में ले जाना है। यह दोनों ही कथन हमारे सही हो जाते हैं। यहाँ पे इसकी डिटेल देखते हैं कि गगनयान परियोजना का लक्ष्य 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को एक चालक दल मॉड्यूल के अंदर अंतरिक्ष में भेजना है। अब यहाँ पे इसकी डिटेल क्या है कि चालक दल को श्रीहरिकोटा से रवाना किया जाएगा। वे कक्षा ऑर्बिट में जो है 5 से 6 दिन रहेंगे। यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है। ठीक है। मिशन का उद्देश्य 3 सदस्यीय चालक दल को निम्न भूकक्षा मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में ले जाना है। यह परियोजना वर्ष 2022 तक कार्यान्वित होगी। इस मिशन, यदि यह मिशन सफल रहा तो सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद भारत जो है अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाला चौथा राष्ट्र हो जाएगा। अभी तक यह काम किसने किसने किया है? एक तो सोवियत संघ ने किया है, अमेरिका ने किया है और तीसरा चीन ने किया है। भारत अगर इसमें सफल होता है तो वो चौथा राष्ट्र बन जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत पहले 2 मानव रहित उड़ानों को व्यवहार्यता की पुष्टि करने के लिए भेजा जाएगा और फिर अंत में मानव युक्त उड़ान को कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल किया जाएगा। तो पहले जो है मानव रहित उड़ान भरी जाएगी, इसके बाद फिर मानव युक्त उड़ान भरी जाएगी। तो इसमें 2 चरण होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें 9,023 करोड़ का व्यय की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हमारे उपरोक्त दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25, भारत की मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या सही है? ब्रह्मोस्त्र में वह मिसाइल जो है लंबी दूरी की मिसाइल है। जी नहीं, ये कथन हमारा गलत है, यह कम से कम दूरी की है। और अग्नि मिसाइल श्रेणी में अग्नि 3 जो है कि पेलोड वहन क्षमता सर्वाधिक, यह कथन एकदम सही है। तो यहाँ पे केवल हमारा 2 कथन जो है सही हो जाएगा, केवल 2 ही सही हो जाएगी। इसकी व्याख्या क्या है कि ब्रह्मोस जो है कम दूरी की रेजमेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पनडुब्बी, जलपोत, वायुयान या भूमि पर से प्रेक्षित किया जा सकता है। यह भारत और रूसी एजेंसियों की संयुक्त उद्गम है या संयुक्त रूप से बनाई गई है। जबकि अग्नि मिसाइल भारत द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल वर्ग की मिसाइल है। अग्नि मिसाइल लंबी दूरी तक नाभिकीय हथियार ले जाने में सक्षम है। सतह से सतह तक की बैलिस्टिक मिसाइल है। और अग्नि मिसाइल श्रेणी में जो अगली 3 के पास सर्वाधिक पेलोड वहन करने की क्षमता है। लगभग 2000 से 2500 kg तक का वेट ये वहन कर सकती है, का वजन जो है वहन कर सकती है ना। तो इस प्रकार से आज हमारे 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। दोस्तों मैं एक बार आपको पुनः बता दूं, हमारे जो क्वेश्चन हैं सुबह ऐप और टेलीग्राम चैनल दोनों में अपलोड किए जाते हैं। तो आप वहां पे पहले प्रैक्टिस करें, इसके बाद यहां पे आके उसका डिस्कस लें, तो आपके लिए ज़्यादा महत्व होगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा ऐप डाउनलोड करें या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। दोनों ही जगह आपको इसके पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ हमारा अभी फाउंडेशंस कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का ऑनलाइन कोर्स रहेगा ये, तो आप उसको भी जाके हमारे ऐप पे चेक करें, वहाँ पे बहुत सारे कोर्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कृपया ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, है ना। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।